इकोनॉमी को लेकर यूएस फेड की चिंता कायम। जेनेट येलेन ने कहा जरूरत पड़ने पर देंगे और राहत। फेड के बयान के बाद डाउ S&P 2016 के हाईएस्ट लेवल पर बंद। एशिया मजबूत, S&P 1% ऊपर। कल है मार्च वायदा सीरीज की एक्सपायरी। CNBC आवाज के ब्रोकर्स पोल के मुताबिक 7,650 से 7,700 के बीच हो सकती है एक्सपायरी। सन फार्मा ने की बड़ी खरीदारी। जापान में नोवार्टिस के 14 ब्रांड्स खरीदेंगी। $30 करोड़ में डील हुई पक्की। टाटा स्टील पर रहेगी नजर। यूरोपीय कारोबार को करेगी रिस्ट्रक्चर। यूके बिजनेस को पूरी तरह बेचने का भी विकल्प। SBI कैपिटल बेचेगी किंगफिशर एयरलाइंस ब्रांड। 366 करोड़ रुपए के रिजर्व प्राइस पर मंगाई बोलियां। और हेल्थ केयर ग्लोबल एंटरप्राइजेस की लिस्टिंग आज 218 रुपए के इशू प्राइस पर IPO से जुटाए 650 करोड़ रुपए, मुश्किल से 1.5 गुना भरा था इशू। और ई कॉमर्स में 100% FDI को शर्तों के साथ मंजूरी। 25% लोकल सोर्सिंग होगी जरूरी। घरेलू रिटेलर्स ने जताया विरोध। आज लॉजिस्टिक शेयरों पर रहेगा फोकस। दो दिनों की कमजोरी के बाद आज दुनिया भर के बाजारों से संकेत काफी बेहतर है और जेनेट येलेन की स्पीच के बाद डॉलर में कमजोरी, इक्विटी में मजबूती और कमोडिटीज ऊपर आती दिख रही। क्या भारतीय बाजार एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले फिर से 7,700 को छू पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। और साथ ही कहां होगी एक्सपायरी, इस पर हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, मैं हूं हेमंत खई और हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे दो खास मेहमान, प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के किरण यादव और योजित BNP पारिबा के वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह। उनसे जानेंगे किस तरह से भारतीय बाजारों को आज आपको ट्रेड करना चाहिए। लेकिन देखिए, ग्लोबल सेंट्रल बैंकर हैं जेनेट येलेन, ट्रू सेंस में उन्होंने कहा है कि ग्लोबल अनिश्चितताएं अभी काफी सारी हैं और इसीलिए वो कॉशियस अप्रोच लेंगी। ब्याज दरों को बढ़ाने में कोई जल्दबाजी वो नहीं करेंगी। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर जरूरत पड़ेगी तो एक स्टिमुलस के लिए भी उन्होंने विकल्प खुला हुआ है। इससे पहले कि मैं अनिल की राय लूं, आइए आपको सुना देता हूं सेंट्रल बैंकर जेनेट येलेन ने क्या कहा। Given the risk to the outlook, I consider it appropriate for the committee to proceed cautiously in adjusting policy. This caution is especially warranted because with the federal funds rate so low, the FOMC's ability to use conventional monetary policy to respond to economic disturbances is asymmetric. या और इन्हीं बयानों ने दरअसल देखिए इस समय एशियाई बाजारों में जान फूंक रखी है और यूएस में भी एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। 100 पॉइंट नीचे था डाउ और देखिए करीब करीब 100 पॉइंट ऊपर जाकर बंद हुआ है। हालांकि यूरोप के बाजारों को आज इसके ऊपर रिएक्शन देना बाकी है। कैसे पढ़ा आपने इन बयानों को? मुझे आश्चर्य नहीं है क्योंकि हम कल ही यही बात कर रहे थे कि जेनेट येलेन ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जिससे कि बाजार का मूड खराब हो, और उन्होंने अच्छा ही कहा है। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि सेंट्रल बैंक इस वक्त बाजार को सपोर्ट करते हुए दिख रहा है। मेरे ख्याल से अगर बाजार की नब्ज के लिए आज से डिसीजन लेना है तो यूएस फेड से बेहतर कोई सेंट्रल बैंक है नहीं एक्चुअली। तो साफ तौर पर वही हुआ है जो एक्सपेक्ट कर रहे थे। और अगर अमेरिकी बाजार इस साल की ऊंचाई पर ट्रेड कर रहे हैं तो वो साफ तौर पर संकेत आपको दिखाता है कि किस तरह से बाजार ले रहे हैं। डॉलर कमजोर हो रहा है, कमोडिटीज मजबूत हो रही है, इक्विटी में पैसा आ रहा है। तो कुल मिलाकर माहौल बेहतरीन है ग्लोबल लेवल पर। और पिछले 2 दिनों में जो अगर हमने करेक्शन देखा है तो करेक्शन सिर्फ इस वजह से देखा है कि ग्लोबल मार्केट थोड़े से ठंडे होते हुए दिखे। उस लिहाज से मुझे लगता है कि कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और 7,600 के नीचे जाकर हम क्लोज भी नहीं हो रहे। कल भी लगभग 7,600 के आसपास ही क्लोज हुए, तो इंपॉर्टेंट लेवल पर क्लोज होते दिख रहे हैं। तो फिलहाल दिक्कत की बात नहीं है। बिल्कुल दिक्कत की बात नहीं। लेकिन आज गैप अप ओपनिंग होगी 60-70 अंक ऊपर। देखिए SJ50 इस समय संकेत दे रहा है गैप अप ओपनिंग होगी तो बिकवाली करनी चाहिए। या आपको लगता है शॉर्ट कवरिंग के चलते कल क्योंकि एक्सपायरी है एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है? यूरोप के बाजार वैसे आज सेकंड हाफ में मजबूत खुलेंगे क्योंकि उन्होंने कल इसके ऊपर रिएक्शन नहीं दिया है। ये इंटरेस्टिंग सवाल है और इंपॉर्टेंट भी। 7,650 के आसपास खुलेंगे और वहां पर नो ट्रेड होगा। उसके बाद मैं ये देखूंगा कि पहले हम 7,600 की तरफ आते हैं, 7,700 की तरफ पहुंचते हैं। 7,600 की तरफ आए तो 7,550 स्टॉप लॉस होगा, खरीदारी करनी चाहिए 7,650 और 7,700 के लक्ष्य के लिए। 7,700 के पार जाना मुश्किल होगा। क्यों होगा वो मैं डेटा में आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं। लेकिन 7,700 के आसपास अगर निफ्टी पहले पहुंचे वहां पर बिकवाली करनी चाहिए। अगर तेजी की पोजीशन है तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करना चाहिए और 7,750 का स्टॉप लॉस लगाएं। फिर से 50 से 100 पॉइंट नीचे आपको कवर करने
करने के मौके मिलेंगे। तो इसमें कोई डाउट नहीं, ग्लोबल सेटअप मजबूत है, लेकिन इस मजबूत ग्लोबल सेटअप में ज्यादा पैसा वो बना पाएंगे जिन्होंने कल हिम्मत करके जेनेट एलेन पर भरोसा किया और खरीदारी की। जो आज सुबह पैसा बनाने की कोशिश करेंगे उनके लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन होगी। 7650 पर ट्रेड न करें, उसके ऊपर या नीचे एक डायरेक्शन कॉल बाजार को ले लेने दें। दूसरी बात, बैंक निफ्टी, कल भी हमने कह रहे थे कि बैंक निफ्टी में ज्यादा बेहतर संकेत, और कल हमने निफ्टी में आपको ट्रेडिंग रणनीति नहीं दी थी, रेंज दी थी, लेकिन बैंक निफ्टी में कल भी कहा था कि खरीदारी कीजिए, 15500 के नीचे नहीं जाएगा, और 15500 के नीचे नहीं गया। आज भी उसी को स्टॉप लॉस मानिए, खरीदिए 15800 और 16000 तक के लिए बैंक निफ्टी जाने के लिए तैयार है। तो बैंक निफ्टी से लीडरशिप आ सकती है, मेटल शेयरों से लीडरशिप आ सकती है। ये दो सेक्टर मुझे पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, उस लिहाज से खरीदारी का मामला दिखता है। लेकिन चूंकि वायदा कारोबार की एक्सपायरी है, ऊपरी स्तरों पर सावधान रहने की राय जरूर दूंगा, जो आगे डेटा में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। बिल्कुल, उस सब डेटा के ऊपर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन किरण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किरण, हाय, गुड मॉर्निंग। सीएनबीसी आवाज ने एक पोल कराया कल देर शाम बाजार बंद होने के बाद, और उसमें एक्सपर्ट यही कह रहे हैं कि 7650 से 7700 के बीच में कल एक्सपायरी हो सकती है। ये बताइए आज के बाजार पर क्या राय है, और आपको क्या लगता है एक्सपायरी कहां होगी कल? मॉर्निंग हेमंत जी, पिछले 2 दिनों में जो करेक्शन आया वो करेक्शन ही था, वो मंदी की सावट नहीं थी। बेसिकली ये करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में मैं आपके चैनल पे यही बता रहा था कि ये सिर्फ करेक्शन है, इसके और कुछ इसको और नाम न दिया जाए। अब ये मेरे ख्याल से कल जो वोलेटिलिटी हमने देखी, वो जो वर्टिकल क्रैक्स देखे, इसका मतलब ये हुआ कि बेस बनता नजर आ रहा है। आज अगर 7644 के ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड करते हैं, जो कि एसजीएक्स निफ्टी बता रहा है कि इसके ऊपर ही खुलेंगे, मेरा ये मानना है ये देखना पड़ेगा कि 7644 के ऊपर निफ्टी होल्ड करता है कि नहीं। प्रोबेबिलिटी है पूरी तरह की होल्ड करेगा, और अगर होल्ड करता है तो बाय करने की सलाह होगी। 7610 का स्टॉप लॉस लगा के टारगेट 7670 और 7700 के लिए ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। मेरा भी ये मानना है कि 7700 के करीब ही हमारी एक्सपायरी कल देखने को मिल जानी चाहिए, पर ये भी प्रोबेबिलिटी है कि 7750 तक भी जा सकते हैं एक्सपायरी तक। ओके, तो एक्सपायरी तक उतार चढ़ाव रहने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में निफ्टी पर आपकी क्या रणनीति है, गौरांग? नमस्कार अनिल जी, दायरे में तो डेफिनेटली बाजार रख रहा था, और एक लाजमी था कि ये दायरा बना रहे, ताकि अगर हम ऊपर की तरफ के इजाफे तय करते हैं तो उसको झेलना मेरे ख्याल से काफी सक्षम हो जाना चाहिए था। और वही मेरे ख्याल से दर्शा रहा था कि इस तरीके से पिछले 2 या 3 दिनों से एक दायरे में बाजार चल रहा था। जरूरी होगा हमें 7650 के ऊपर जाना और वहां पर टिकना। अब क्योंकि ये एफएनओ एक्सपायरी है, इसको मद्देनजर रखते हुए मेरे ख्याल से आज दोपहर तक और कल उठापटक कुछ हद तक ज्यादा हो सकती है। लेकिन ज्यादातर सहानुभूति जो आई है वो है जेनेट एलेन साहिबा ने कल जो टिप्पणियां दी, और आज से 3 महीने पहले तो स्टिमुलस का शब्द भी इस्तेमाल नहीं हो रहा था। कल आखिरकार उन्होंने वो भी इस्तेमाल कर लिया कि जरूरत पड़ी तो वो स्टिमुलस भी करेंगी। तो अगर ऐसा कुछ आगे जा करके होता है और लिक्विडिटी विश्व भर के बाजार में आना शुरू हो जाती है, तो जाहिर है शेयर बाजार के लिए विश्व भर का एक अच्छा संकेत है ये, क्योंकि लिक्विडिटी बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। उस सूरत हाल में मुझे लग रहा है कि हम आज या कल में 7650 के ऊपर जाए या न जाए उसको मैं ज्यादा अहमियत नहीं दूंगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि अप्रैल की एक्सपायरी आपको जरूर 7700 के ऊपर और करीब 7800 के इर्द गिर्द नजर आएगी। ओके, चलिए, तो अप्रैल की यानी नए फाइनेंशियल ईयर की पहली सीरीज की जो एक्सपायरी होगी वो 7800 के ऊपर होती हुई दिखेगी। ये राय हमारे एक्सपर्ट गौरांग दे रहे हैं। लेकिन अनिल, एफआईआईएस का रुख देखिए, खरीदारी का लगातार बना हुआ है। 513 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में उन्होंने खरीदारी करी है, और डीआईआईज ने फिर से बिकवाली करी है करीब 550 करोड़ रुपए की। तो ये ट्रेंड अभी भी वैसा ही बना हुआ है, लगभग बराबरी का मामला। दोनों पता नहीं कैसे मैच करते हैं डेटा। जितनी खरीदारी एफआईआईएस की होती है लगभग 150 करोड़ इधर उधर कर ले, लेकिन लगभग उतनी बिकवाली डोमेस्टिक फंड कर लेते हैं। और ऐसे में मैं जनरली फिर डायरेक्शन के लिए सहारा लेता हूं वायदा कारोबार के डेटा का। और वायदा कारोबार में अगर आप एफआईआईएस के डेटा देखें तो इंडेक्स लेवल पर डेटा काफी बेहतर है, क्योंकि कमजोरी के बाजार में भी 200 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर्स में खरीदारी हुई है, और खासतौर से बैंक निफ्टी में एफआईआईएस की तरफ से खरीदारी होती हुई दिखी है। कुछ शॉर्ट कवरिंग उन्होंने निफ्टी में भी की है, तो ये एक अच्छा संकेत है। लेकिन हाँ, एक
दिक्कत की बात है और जिसकी वजह से बाजार ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पा रहे हैं वो है स्टॉक फ्यूचर्स के डेटा। और कल भी आप देखिए स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईज ने 756 करोड़ की बिकवाली की और ये बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि अगर आप स्टॉक फ्यूचर्स की बिकवाली को कैश मार्केट की खरीदारी के साथ मिलाकर देखें तो नेट स्टॉक्स में एफआईज ने बिकवाली की है और उसके सामने उतनी ही खरीदारी हुई है इंडेक्स फ्यूचर्स में। अब 900 करोड़ के इंडेक्स ऑप्शंस भी एफआईज ने बेचे, ठीक है, उसे हम एडजस्टमेंट मान सकते हैं एक्सपायरी के पहले का। तो ऐसे में डेटा आपके लिए एफआईज के न्यूट्रल है और डोमेस्टिक फंड्स के नेगेटिव है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक्सपायरी के पहले आपको उतार चढ़ाव तो दिखेगा, लेकिन ऊपरी स्तरों पर सावधान रहना है, क्योंकि एफआईज वायदा कारोबार में बिकवाली के मूड में अभी भी हैं। ओके, चलिए, तो एफआईज अभी भी वायदा कारोबार में बिकवाली कर रहे हैं। ये राय निकल कर आ रही है। अनिल से कुछ देर में पूछेंगे कि एफएनओ का डेटा अनिल को किस तरह का लग रहा है, लेकिन उससे पहले जानते हैं किरण कौन से स्टॉक्स पर सबसे ज्यादा बुलिश है। किरण, अगर एक ट्रेड आपको आज के दिन लेना हो तो कौन से शेयर में होगा, किस तरफ होगा? बैंकिंग स्टॉक्स कल भी अच्छे दिखाई दे रहे थे। मेरे ख्याल से आज उसमें शॉर्ट कवरिंग की रैली भी देखने को मिलेगी, उसके साथ साथ नया फ्रेश डिमांड भी दिखाई देगा। तो बैंकिंग स्टॉक्स पे मेरी नजर रहेगी। उसमें प्राइवेट सेक्टर बैंक में इंडसइंड बैंक मेरा फेवरेट स्टॉक रहेगा। इसके लिए स्टॉप लॉस 920 का लगाना चाहिए। आज के लिए टारगेट 940 के हो गए और फ्राइडे तक के टारगेट्स करीबन 968 के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, लेकिन गोरांग ने भी अपनी 2 पिक्स भेजी, उसमें से जो पहली इंटरेस्टिंग पिक दिख रही, पहले मैं उस पर पूछूं। ज्योति लैब्स एफएमसीजी स्पेस से आपने ये खरीदने की राय दी है, गोरांग बताएं इसके बारे में। अनिल जी, एक बड़े तौर पर सदर्न बेस कंपनी रही है ये, और इनका मार्केट भी उसी लिहाज से वहां पर कंसंट्रेशन था। धीरे धीरे एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग या सेल्स प्रोमो को लेकर के इन्होंने खर्च करना शुरू किया था और उसकी बदौलत आपको पैन इंडिया में पेनिट्रेशन होता हुआ नजर आया। अब जिस प्रकार से बजट में वित्त मंत्री साहब ने ग्रामीण, मध्यम ग्रामीण और कृषि क्षेत्र पर ध्यान दिया है, हमें लग रहा है कहीं ना कहीं ये जो करेक्शन हमने हाल ही में कुछ मझौले एफएमसीजी शेयर्स में देखा, वो एक बढ़िया मौका है। लंबी अवधि के नजरिए से किसी को अगर निवेश करना है तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही महफूज स्तर है। नतीजों में उत्साह तो बिल्कुल देखा था, लेकिन आने वाले समय में ये जो मैंने पैन इंडिया पेनिट्रेशन की बात की, उसकी बदौलत बिक्री और मुनाफे में एक बहुत ही तीव्र सुधार होते हुए आपको नजर आएगा और उसके कारण मेरे ख्याल से जो ईपीएस है शेयर का, उस पर भी ऊपर की तरफ दायरे आपको देखने मिलेंगे। इस लिहाज से हमने ये पर्टिकुलर कंपनी को चुना है और हमें लग रहा है कि एफएमसीजी और सीमेंट, अनिल जी, ये जो 2 क्षेत्र हैं वो आने वाले समय में मेरे ख्याल से एक आउट परफॉर्मेंस दिखाने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि एक तरफ आपके कमोडिटी के दाम नीचे हैं, दूसरी तरफ कंजम्पशन ऊपर जाने की काफी गुंजाइश है। इस लिहाज से हमने ज्योति लैबोरेटरीज को चुना है और नतीजों के आधार पर भी मेरे ख्याल से मायूसी हाथ नहीं लगेगी आपको। चलिए, तो नंबर्स भी अच्छे आएंगे, ट्रिगर्स भी काफी सारे हैं। ज्योति लैब्स के ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं, गोरांग की पिक है और किरण कह रहे हैं कि इंडसइंड बैंक को आप खरीदें। ऐसा नहीं कि एक ही पिक देंगे, कुछ और भी पिक्स हैं इंटरेस्टिंग हमारे गेस्ट की, उनसे हम पूछेंगे थोड़ी ही देर में। लेकिन एफएनओ से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, क्या सेंस मिल रहा है, एक्सपायरी कहाँ होगी कल? रेंज तो बहुत साफ दिख रही है एक्सपायरी की, और वो दिख रही है 7,600 से 7,700। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 100 पॉइंट की रेंज में आ गया। जनरली ऐसा बहुत कम होता है हेमंत की एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले आपको रेंज सिर्फ 100 पॉइंट की दिखे और दोनों ही तरफ ओपन इंटरेस्ट बड़ा बना हुआ है। और मैं इसलिए कह रहा था कि शुरुआत में कि 7,700 के आसपास बिकवाली क्यों करनी चाहिए, क्योंकि 70 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में, और ये बड़ा ओपन इंटरेस्ट है, छोटा नहीं है। और ऐसे में उसके पार निकलने के लिए, टिकने के लिए कुछ बड़े ट्रिगर्स की जरूरत होगी। या तो आपको आज यूरोप बहुत दमदार खुलता हुआ दिखे, फिर से डाउ फ्यूचर 100 पॉइंट ऊपर दिखे, तब तो आप उम्मीद करें कि हो सकता है सेकंड हाफ में 7,700 के पार निकले। हाँ, एक चीज पक्की है, अगर 7,700 के पार निकल गए तो फिर जो एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग होगी वो बड़ी तगड़ी होगी और वो 7,750, 7,800 तरफ एक्सपायरी के पहले ले जा सकती है। हालांकि उसकी संभावना 20%, 25% से ज्यादा नहीं है। तो इसलिए बेहतर ये होगा 7,700 के आसपास शॉर्ट पोजीशन बनाएं, 7,750 को आप स्टॉप लॉस मान लें। ये वायदा कारोबार के डेटा ऊपर की तरफ के बता रहे हैं। क्योंकि 7,600 में 51 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट पुट में है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, तो ऐसा लग नहीं रहा कि 7,600 के बहुत नीचे बाजार जाने के लिए तैयार है। और यही वजह कि मैंने कहा कि इस 100 पॉइंट की रेंज में कहीं कहीं एक्सपायरी हो सकती है, तो ज्यादा संभावना फिर नेचुरली बीच में 7,650 के आसपास बनती है। बैंक निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट कल बढ़ा है 21 लाख शेयरों से, कुछ शॉर्ट्स बने, आज ये कवर होते हुए दिखेंगे, तो गैप से ओपनिंग होने के बाद कुछ शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखेगी। दूसरी बात एक और है,
7,700 के पुट में 20 लाख शेयर 2 दिनों में कम हो गए। तो तेजी करने वाले ट्रेडर्स, जो कमजोर ट्रेडर्स हैं, उनकी पोजीशन कल हल्की हो चुकी है और ये एक अच्छा संकेत है बाजार के लिए। तो ओवरऑल वायदा कारोबार के सेटअप में बुराई कुछ नहीं है। इस 100 पॉइंट की रेंज में वोलेटाइल ट्रेड हो सकता है। इस रेंज के बाहर जिस तरफ बाजार निकलेगा, कल में ही फिर 50 से 75 पॉइंट की तेजी या मंदी उस रेंज के बाहर और बनती हुई दिख सकती है। ये संकेत साफ है। तो एक्शन भरा दिन आज भी होगा और कल का भी रहने वाला है, लेकिन लेंगे इस नोट पर एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे हमारे 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स निफ्टी को आज किस तरह से ट्रेड करने की राय दे रहे हैं, और उसके बाद ये भी बताएंगे कि टॉप 5 स्टॉक्स कौन से हैं जहां आज खबरों के दम पर एक्शन देखने को मिलेगा। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। वक्त हो गया ये जानने का कि टेक्निकल एक्सपर्ट्स चार्ट देखकर क्या संकेत दे रहे हैं, निफ्टी को आज आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। आशुतोष सरना मैक्स ग्रोथ कैपिटल के कह रहे हैं खरीदारी करिए, 7680 के टारगेट्स दे रहे हैं, 7550 का स्टॉप लॉस भी। मोहित गाबा का भी स्टॉप लॉस 7550 ही है और लक्ष्य उनका है 7650 का। खरीदे निफ्टी। मोहित के अलावा वैशाली पारेख, प्रभुदास लेदर की, वो भी कह रहे हैं कि तेजी का ही ध्यान रखिए, 7650 के टारगेट्स उनके हैं, 7550 का एक स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। स्टॉप लॉस लगभग वही है कृणाल दायमा का भी, जो कह रहे हैं निफ्टी खरीदारी कीजिए 7540 के स्टॉप लॉस के साथ, लक्ष्य ऊपर की तरफ 7700 का। चलिए 4 एक्सपर्ट्स तो अब तक बुलिश हैं, लेकिन विवेक गुप्ता की राय है कि यहां पर बेच कर चलें आप। 7700 के स्टॉप लॉस के साथ 7576 का टारगेट है, 7540 तक भी जा सकता है निफ्टी। तो 5 में से 4 एक्सपर्ट्स बुलिश और एक बेरिश। तो बोल्ड कॉल विवेक की तरफ से, और 7700 के स्टॉप लॉस पर ही गैप अप ओपनिंग को बेचना चाहते हैं। रेंज जो निफ्टी की निकल कर आ रही है बता दूं, 7550 है अहम सपोर्ट, 7650 से 7700 तक की बनेगी अपसाइड। ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद टॉप 5 स्टॉक। कर्ज लेने वालों के लिए अच्छी खबर, लेकिन बैंक्स के लिए थोड़ी बुरी खबर, क्योंकि 3 साल तक के जो फिक्स लोन दिए जाते हैं बैंक्स की तरफ से, उनमें मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंडिंग के नियम लागू होंगे। इसका मतलब ये कि जैसे ही ब्याज दरें घटी, बैंक को अपने कर्जों के दर तुरंत घटाने होंगे। तो कर्ज लेने वालों के लिए अच्छी बात है, लेकिन बैंक्स पर रहेगा दबाव। SBI, एक्सिस, ICICI जैसे बैंक्स रेडार पर रखें। टाटा स्टील के ऊपर नजर रखिएगा। यूके के पूरे ऑपरेशन को ये बेच सकती है और कल इनकी जो बोर्ड बैठक हुई थी उसमें ये फैसला इन्होंने लिया है। तो टाटा स्टील के लिए अच्छी खबर, अगर बड़े एसेट्स इनके हाथ से निकलते हैं, कर्ज घटता है, तो स्टॉक में एक अच्छी रैली देखने को आज के दिन भी मिल सकती है, क्योंकि ये अनाउंसमेंट कल हो चुका है, बाजार बंद होने के बाद आया है। तो आज स्टॉक में एक अच्छी हरकत देखने को मिलेगी। और अदानी ट्रांसमिशन, ये खबर है पॉजिटिव आती दिख रही है कंपनी के लिए। और जनरली हम सुन रहे हैं लगातार रेटिंग डाउनग्रेड होती है, लेकिन इस कंपनी के लिए पॉजिटिव खबर, मूडीज की तरफ से उन्होंने रेटिंग बढ़ाई है, Baa3 की रेटिंग दी है। और साथ ही अदानी ट्रांसमिशन 3000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। मसाला बॉन्ड्स, ये एक इंटरेस्टिंग बॉन्ड्स होते हैं ग्लोबल मार्केट्स में, जहां रुपी और फॉरेन करेंसी को मिलाकर बॉन्ड बेचे जाते हैं, वो बॉन्ड के जरिए पैसा जुटाने की योजनाएं कर रही है। अदानी ट्रांसमिशन पर नजर रखिएगा, साथ ही नजर रखिए रैलिस इंडिया पर भी। रैलिस इंडिया ने नवी मुंबई में जो MIDC के वहां पर इनके पास जो जमीन थी वो आइकिया इंडिया को बेची है। आइकिया इंडिया वही कंपनी है जो दरअसल भारत में अपने ऑपरेशन सेटअप करना चाहती है, फर्नीचर के बड़े फॉर्मेट्स को भारत में लाना चाहती है, और 214 करोड़ रुपए इस कंपनी को, रैलिस इंडिया को मिलेंगे इस जमीन को ट्रांसफर करने के एवज में। ओके, और फार्मा कंपनियों के लिए अच्छी खबरें कम सुनने में मिलती है, लेकिन आज है सन फार्मा के लिए, क्योंकि जापान में नोवार्टिस के इन्होंने 14 ब्रांड खरीदने $30 करोड़ में। और एक और अच्छी खबर हेमंत जो स्क्रीन पर फ्लैश होती हुई दिख रही है, वो ये कि लुपिन पर रिपोर्ट्स और आ रही हैं FIs की तरफ से, वो थोड़ी पॉजिटिव होती दिख रही है। जैसे तो फार्मा कंपनियों के ऊपर नजर होगी। कल फार्मा कंपनियों ने काफी खराब प्रदर्शन दिखाया था, लेकिन एक अच्छी चीज ये है कि उस गिरावट में काफी बड़ी बड़ी डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखने को मिली है। सन फार्मा में 332 करोड़ की डिलीवरी बेस्ड बाइंग हुई है, ल्यूपिन में करीब 650 करोड़ रुपए की डिलीवरी बेस्ड बाइंग हुई, और सिप्ला में 213 करोड़ रुपए की। तो नीचे जब आ रहे हैं शेयर, तो कुछ बड़े लोग हैं जो खरीद रहे हैं इन शेयरों को। चलिए तो देखें आज क्या फार्मा में रिकवरी दिखती है, सेहत सुधरती है, इस पर होगा फोकस। जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से इस ब्रेक के बाद। हमारे एक्सपर्ट है हमारे साथ गौरांग शाह और किरण यादव। फोकस अब स्टॉक्स पर, और सबसे पहले शुरुआत करें फार्मा शेयरों के साथ। गौरांग, बड़ी पिटाई हुई है
आपने देखा ही है। अच्छा, मैं आपको पहले भी पूछता था कि सन फार्मा लेंगे, आप बोलते कि हमारा भाव आने दीजिए। अब आगे है क्या वो भाव जहां पर आप खरीदारी करेंगे? आज तो इन्होंने जापान में भी खरीदारी की, $30 करोड़ में 14 ब्रांड खरीदे नोवार्टिस की। ल्यूपिन के लिए कल बड़ा झटका लगा, आज रिपोर्ट थोड़ी पॉजिटिव आ रही है एफआईएस की तरफ से कि भाई इतनी बुरी हालत नहीं है, इतना बुरा मामला नहीं जितना लोगों ने पीट दिया। इसे क्या करना चाहिए? सन फार्मा के साथ आपका दूसरा सवाल था कि आप सन फार्मा खरीदेंगे या रिवाइवल खरीदेंगे। तो सन फार्मा को तो हम ज्यादा तवज्जो देंगे एक समय पर। आपने ये सवाल पूछा था अनिल जी। तो ये जो 800 के इर्द गिर्द या उसके नीचे जो दाम चल रहे हैं, एज अ डिस्क्लोजर हमारी कवरेज अब भी खरीदारी की है और करीबन 950 के आसपास मेरे ख्याल से लक्ष्य निर्धारित किए हैं। एक समय था अनिल जी, 2-3 साल लगातार आउट परफॉर्मेंस फार्मा ने दिया था और पिछले 3-6 महीने से यूएस एफडीए, एएनडीए और स्थानीय मार्केट में कुछ दवाओं की बिक्री को प्रतिबंध में लेकर आने से एक असमंजस की स्थिति पैदा हुई है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये ज्यादा लंबे अरसे तक नकारात्मक परिस्थिति नहीं खड़ा करेगा और मैं ये भी मानता हूं कि जो भी कंपनियां जिनकी मैनेजमेंट काफी सक्षम है, ये सब जो बुरी खबरें आई है उसको सही तरीके से सुलझाने के लिए, मिसाल के तौर पर लुपिन कल 10% के नीचे टूटा, पूरे महीने में अगर आप देखें तो करीबन 25-30% की गिरावट दिखी। वहां पर भी हमारी कवरेज पॉजिटिव है अनिल जी। और मैं ये मानता हूं कि साल 1.5 साल के नजरिए से वो दिन दूर नहीं है जहां पर फिर से मेरे ख्याल से फार्मा सेक्टर नतीजों के आधार पर एक आपको अच्छा रुझान लेकर के दिखाएगा। चलिए, तो ये रहा फार्मा सेक्टर पर। लेकिन टाटा स्टील एक और ऐसा स्टॉक है जो आज सुर्खियों में है, खबरों में है। कल टाटा स्टील की बॉम्बे में एक बोर्ड बैठक हुई थी और उस बोर्ड बैठक में बोर्ड ने ये कहा है कि जो इनकी यूरोप की कंपनी है टाटा स्टील यूरोप, वो विचार करे कि यूके के कारोबार को किस तरह से रिस्ट्रक्चर किया जाए, बेचने का विकल्प भी वो सोच सकते हैं क्योंकि बड़ा कर्जा है। ये बताइए गौरांग, आप कैसे देख रहे हैं इन डेवलपमेंट्स को? पहले भी कई बार खबरें आ चुकी हैं कि अपने एम्प्लॉयज को कम करना चाहते हैं, अलग अलग कंपनियों को बेचना चाहते हैं। ग्लोबली जिस तरह से चिंताएं बनी हुई हैं, क्या इस खबर के चलते एक अच्छी रैली की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं टाटा स्टील में, और आप कैसे रीड कर रहे हैं इसे? हेमंत, पूरे धातु क्षेत्र में हमें हिंडाल्को पर हमारी खरीदारी की राय है, आई बेग पार्डन, वेदांता पर खरीदारी की राय है और हिंडाल्को और जेएसपीएल पर हम होल्ड की कवायद कर रहे थे। टाटा स्टील पर जो नाम आपने जिक्र किया उस पर हमारी बिकवाली की राय थी कुछ समय पहले और जो नीचे के लक्ष्य निर्धारित किए थे वो मुकम्मल हो चुके हैं। अब ये सही है, आपने भी सही जिक्र किया कि कई बार ये खबरें आती हैं कि जो एसेट्स हैं या फिर जो नॉन कोर एसेट्स है बैलेंस शीट पर उसको बेच करके डेट कम करने की कोशिश करेंगे। डेट मेरे ख्याल से करीबन जो आंकड़ा मेरे जहन में है पिछली बार जो मैंने सुना था वो करीबन 7-75 हज़ार करोड़ के आसपास। इस परिस्थिति में मुझे नहीं लग रहा है कि लंबी अवधि के नजरिए से मैं यहाँ पर किसी भी तरह की कवायद आपको दे पाऊंगा या खरीदने की, बेचने की या फिर रखने की। हाँ, लेकिन ये जो खबर आई है आज, इसको लेकर के एक सेंटिमेंटल रैली आप देख सकते हैं छोटी मध्यम अवधि के नजरिए से। लेकिन ये देखना जरूरी होगा कि क्या मूल्यांकन को लेकर के अगर ये एसेट बेचने की पार्टली या होली जो बात कर रहे हैं वो क्या मूल्यांकन पर लेकर के ये बेच पा रहे हैं, और मेरे ख्याल से उसी नजरिए से आपको शायद एक रिएक्शन देखने मिलेगा। पूरे धातु क्षेत्र पर हम मानते हैं कि रिकवरी बुनियादी तौर पर आने के लिए काफी समय लग सकता है। ओके, तो फिलहाल वक्त लगेगा। खरीदना है तो वेदांता खरीदिए, ये राय है गौरांग की। मैं टाटा स्टील पर भी राय लूंगा चार्ट्स के लिहाज से या फिर वायदा कारोबार के लिहाज से, लेकिन हमारे साथ इस वक्त वायदा कारोबार की रणनीति देने के लिए जेके जैन साहब कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं और उनसे पूछते हैं कि निफ्टी को कैसे ट्रेड किया जाए। जैन साहब बताएं, पहला तो ये कि क्या निफ्टी में खरीदारी करनी चाहिए और दूसरा ये कि एक्सपायरी कहाँ, आपका क्या अंदाजा है, कहाँ होगी? हाँ, अगर ओवरऑल देखेंगे तो आई थिंक जिस हिसाब से सीरीज की शुरुआत हुई है, आई थिंक बजट के बाद में जिस हिसाब से मूव हुआ है और पर्टिकुलरली अगर एफआईएस के पोजीशंस देखोगे तो काफी हद तक लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप थी और ये लॉन्ग पोजीशंस नेक्स्ट मंथ सीरीज में भी कैरी ओवर होते हुए दिखा है और कल के ट्रेड में भी एक फ्रेश नेट लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप इंडेक्स फ्यूचर में देखोगे तो लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप देखने को मिला है। और ऑप्शन एक्टिविटी देखोगे तो हायर साइड में राइटिंग है 77-7800 में, तो ओवरऑल हमें लगता है कि एक्सपायरी ऊपर के स्तर पे होना चाहिए 7700
700 के आसपास होना चाहिए। तो मैं यही सलाह दूंगा कि अगले 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए तो बाई करके जाना चाहिए। 7590 के स्टॉप लॉस लगा के बाई करने के लिए सलाह दूंगा और ऊपर के स्तर पे 7700 का हमारा लक्ष्य होगा कल एक्सपायरी तक के लिए। ओके, चलिए, तो ये राय निफ्टी पर। इससे पहले बैंक निफ्टी पर राय लूं। जगह ये बताइए, टाटा स्टील का जिक्र हम कर रहे थे, यहाँ पर पोजीशंस किस तरह से बनी हुई हैं और इस स्टॉक पर आपका क्या व्यू है? हाँ, अगर देखोगे स्टॉक काफी हद तक रनअप भी दिया है। आई थिंक मेटल स्पेस ऐसा ओवरऑल अगर देखोगे तो काफी आउट परफॉर्मेंस दिया है। हो सकता है पुल बैक रैली हो या ट्रेंड रिवर्सल हो, कहना मुश्किल है, बट ओवरऑल अगर पोजीशन वाइज देखोगे तो काफी हैवी पोजीशन है। इस सीरीज में 320 के कॉल ऑप्शन में अच्छी खासी राइटिंग देखने को मिली है। नो डाउट 320 काफी हाई है करंट लेवल पे, बट हमें नहीं लगता है कि सिग्निफिकेंट तेजी इस सीरीज में देखने को मिलेगी। बट अगर अगले सीरीज की देखोगे तो 350 में राइटिंग है, तो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि मोमेंटम कैरी ऑन हो सकता है। ऊपर की तरफ से 340 350 लेवल भी जाने के चांसेस काफी हाई है। और नीचे में अगर देखोगे 280 का पुट राइट हो रहा है, तो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए स्टॉक में। जब तक 280 होल्ड कर रहा है तब तक हमें नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होगा स्टॉक में। तो एवरी डिक्लाइन पे बाय करने के लिए सलाह दूंगा। ऊपर में 320 का इमीडिएटली लक्ष्य होगा, अगर वो क्रॉस करके सस्टेन करता है तो 350 तक भी जा सकता है। ओके, गिरावट में खरीदारी करें, ये राय है टाटा स्टील में वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए। लेकिन एक और स्टॉक जहां पर एक्शन दिख सकता है खबरों के दम पर, चार्ट्स देखकर बताएं किरण, पीएनसी इंफ्राटेक। ये स्टॉक है जहां पर 250 करोड़ का उत्तर प्रदेश से एक ऑर्डर मिलने की खबर आई और उन्होंने कंपनी ने साथ में ये भी कहा कि 3 महीनों में क्वार्टर में 1000 करोड़ रुपए के आसपास के ऑर्डर्स इन्होंने हासिल किए हैं। चार्ट्स पर बताएं कितना ऊपर जा सकता है ये स्टॉक? अनिल जी, इधर 520 से लेके 540 बहुत इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन है। 540 क्रॉस करते हुए अगर हम देखते हैं स्टॉक को तो बहुत बड़ी मूव आपको देखने को मिलेगी। अभी के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 520 540 टारगेट मान के चलने चाहिए। इन लेवल्स पे थोड़ा सा रिव्यू ले लेना चाहिए, बेचना नहीं चाहिए। चार्ट स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, एक अच्छी रैली देखी गई थी पहले, उसके बाद अच्छा कंसोलिडेशन, और कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट 540 के ऊपर आएगा तब फ्रेश डिमांड इस स्टॉक में देखने को मिलेगा। तो मेरा मानना है कि बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 480 का डे एंड क्लोजिंग बेसिस पे, और अगर 540 के ऊपर जाता है तो और एडिशन करना चाहिए पोजीशन में और बने रहना चाहिए। ओके, जेएसपीएल जेके, इसमें डेटा किस तरह का आपको दिख रहा है? क्योंकि यहां पर भी कई बार खबरें आ चुकी हैं कि अपने एसेट्स को बेचना चाहती है कंपनी। पहले बात बीच में आ रही थी कि अपने ब्रदर को ही ये कुछ एसेट्स बेचना चाहती है, पावर कंपनी के एसेट्स, और अब खबरें आ रही हैं कि कुछ और जापान की कंपनियों से इनकी बातचीत हो रही है। 49% हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं। रेल मिल यूनिट में करीब 3000 करोड़ रुपए वहां से इनको मिलेंगे। लेकिन कल हमने देखा स्टॉक में जोरदार प्रेशर बना था, डेज लो के आसपास क्लोजिंग हुई, 7.5% गिरा था ये शेयर। आज का सेशन कैसा रह सकता है? पोजीशंस कैसी बनी? नहीं, और अगर पोजीशन देखोगे तो आई थिंक इस स्टॉक में काफी हद तक शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप है। जनरली ये स्टॉक बैंड में चले जाता है, तो आई थिंक आई एम सरप्राइज कि बैंड में नहीं आया काउंटर। और यूजुअली ये स्टॉक अगर देखोगे तो आई थिंक बैंड के बाद में क्लियर कट अपसाइड मूव नहीं होता है, और अभी तो क्लियरली शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप देखने को मिला है। तो आई थिंक इवन अगर ऑप्शन एक्टिविटी देखोगे तो कॉल राइटिंग है, पुट में स्लाइड बाइंग है, तो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है डाउनवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। नो डाउट न्यूज फ्लो, आई थिंक इस स्टॉक में काफी हद तक न्यूज फ्लो बार बार आता है, बट कोई एक्शन कोई देखने को नहीं मिलता है। तो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है स्टॉक नीचे के तरफ एक सपोर्ट है 52 53 का, अगर वो ब्रेक कर देता है तो आई थिंक स्टॉक इवन 50 के नीचे स्लिप हो सकता है। तो ओवरऑल मैं यही सलाह दूंगा स्टॉक में, जिनका भी लॉन्ग पोजीशन है वो एग्जिट कर देने के लिए सलाह दूंगा, और उछाल पे सेल करने का एक बेहतर स्ट्रैटेजी होगा स्टॉक में। उछाल में बेचिए, लॉन्ग्स को खत्म करिए, एग्जिट करें। और न्यूज फ्लो के लिहाज से गौरांग, इस फाइनेंशियल ईयर में अगर किसी एक कंपनी के लिए सबसे ज्यादा बड़ा न्यूज फ्लो आया कि वो हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं, कर्ज को घटाना चाहते हैं, वो जेपी एसोसिएट्स के लिए है। और देखिए फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन 31 मार्च को फिर से इन्होंने एक बोर्ड बैठक रखी है और कह रहे हैं कि हम कुछ एसेट्स को बेचना चाहते हैं। ये बताइए कैसे रीड कर रहे हैं आप इन सब कंपनियों को? देखिए सारी कंपनियां जिनका जिक्र हम पिछले 15 मिनट से कर रहे हैं वो सभी एसेट्स बेचने चाहते हैं, लेकिन कोई खरीदार मिल नहीं रहे हैं दरअसल। यही तो सबसे बड़ा सवाल है, और खास करके जेपी एसोसिएट्स में हेमंत, अगर आप एक के बाद एक एसेट्स बेचते जाएंगे तो आखिरकार आपकी बैलेंस शीट पर क्या रहेगा? और जहां तक डेट का सवाल है तो आई थिंक कुल मिलाकर के करीबन 90,000 के आसपास मेरे ख्याल से डेट यहाँ पर है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो जो लास्ट आंकड़ा मैंने सुना था उसके आधार पर मैं ये बात बोल रहा हूँ। जी जी,
जी बताइए। कह रहा हूँ थोड़े से इन्होंने एसेट्स को बेचा है तो ग्रुप लेवल पर थोड़े से डेट कम हुए हैं जरूर, लेकिन अभी भी बड़े बड़े डेट्स इनके पास पड़े हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी हाँ हेमंत, और उसी नजरिए से मेरे ख्याल से कोई बहुत अच्छे स्टॉक्स और सेक्टर्स हैं, आपको फिर अगर ऐसी कंपनियां चुनते हैं तो आपको एक ध्यान में रखना चाहिए कि आपकी जो पूंजी है वो पूरी तरीके से साफ हो सकती है। तो हम तो यहाँ पर किसी तरह की राय नहीं दे पाएंगे, ना तो खरीदारी की, बेचने की या फिर होल्ड करने की, क्योंकि कवरेज एक समय पहले थी और उसको पूरी तरीके से हमने ड्रॉप कर दिया है। सभी कंपनियों जो जेपी ग्रुप से एसोसिएटेड है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और ये सब ट्रेडिंग फेवरेट्स है हेमंत। बुनियादी तौर पर किसी तरह का आकलन लगाने का मेरे ख्याल से आप बेफिजुल में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। ये बताएं गौरांग, जब आप किसी कंपनी पे कवरेज ड्रॉप करते हैं तो फिर शेयर भी बेच देते हैं या पोर्टफोलियो में पड़े रहते हैं वो? अनिल जी, हमारे पोर्टफोलियो में तो आप और हेमंत जैसे दोस्त हैं, तो उनको तो ड्रॉप में मेरी जिंदगी में नहीं कर सकता। ये बात आपने अच्छी की, कॉम्प्लीमेंट है हेमंत हमारे लिए। थैंक यू। चलिए, लेकिन कुछ और स्टॉक्स जो बड़े एक्शन में दिख रहे हैं उन पर राय ली जाए हमारे एक्सपर्ट से। सीएट ये स्टॉक है, जेके जैन आपसे राय लेना चाहता हूं। नागपुर में इन्होंने अपना एक प्लांट कमीशन किया, ये खबर है। ये स्टॉक में थोड़ा एक्शन दिखा है पिछले हफ्ते, खास तौर से तेजी की तरफ पोजीशंस भी बनती हुई दिखी है। ये बताएं, कोई ट्रेड लिया जा सकता है क्या यहाँ पर आज? स्टॉक देखिए, आई थिंक एक अच्छा खासा करेक्टिव मूव दिया है। 1140 के आसपास अगर मूव होने के बाद एक 100 रुपए का ऑलमोस्ट करेक्शन दिया है। नो डाउट स्टॉक काफी तेजी से चला था, 875 900 से लेके 1150 तक। आई थिंक आफ्टर करेक्टिव मूव एक क्लोज सपोर्ट के आसपास है, 1035 1030 के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मेरे हिसाब से रिस्क रिवार्ड काफी फेवरेबल है। ऊपर के स्तर पर दोबारा आई थिंक स्टॉक अगर अपना अपट्रेंड रिज्यूम करता है तो दोबारा 1100 छू सकता है। तो आई थिंक एक टाइट स्टॉप लॉस 1030 पे एक टाइट स्टॉप लॉस लगा के मैं बाय करने के लिए सलाह दूंगा। ऊपर के स्तर पर आई थिंक 1080 to 1100 पे एक वेरी शॉर्ट टर्म टारगेट देख सकते हैं। तो आई थिंक रियली रिस्क रिवार्ड काफी फेवरेबल है, लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकता है मौजूदा। ओके, चलिए, तो ये राय सीएट पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आरबीआई ने किस तरह के नए नियम निकाले हैं जिससे वर्किंग कैपिटल लोन होगा सस्ता। हमारे बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या हमारे साथ जुड़ेंगे जो विश्लेषण करेंगे इस खबर का। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ है गौरांग शाह, किरण यादव और जेके जैन। अब कुछ पिक्स पर फोकस किया जाए। गौरांग ने खरीदारी की राय दी है टाटा मोटर्स में, और साथ ही टाटा मोटर्स में जेके जैन ने ऑप्शंस में खरीदारी करने की भी राय दी। तो मैं दोनों ही राय आपको साथ में चला दूं और दिखा दूं। लेकिन गौरांग, फंडामेंटली बताएं, टाटा मोटर्स क्यों चुना है आपने खरीदने के लिए? एक लगातार ऊपर के तरफ के दायरे निचले स्तर से, और ये स्टॉक करीबन 280-300 के इर्द गिर्द गया था, तब भी हमारी खरीदारी की राय मुकम्मल थी। मैं शेयर की बात कर रहा हूँ। और टाटा मोटर के डीवीआर करीबन 200 या उसके नीचे गए थे, वहां पर भी तब भी हमारी खरीदारी की राय थी। अनिल जी, काफी कुछ नए मॉडल्स आने वाले समय में जो घरेलू कामकाज है टाटा मोटर्स के रूप में वहां से आते हुए दिखेंगे। काइट करके एक कॉम्पैक्ट व्हीकल निकाल रही है ये। अपग्रेडेशन मिड साइज कॉम्पैक्ट सेडन में लाने की बात करी है। एक कॉम्पैक्ट एसयूवी सफारी के प्लेटफॉर्म पर उतारने की बात की है। और जिस तरीके से मैं मानता हूं कि जो हाल ही में लॉन्च किए थे मॉडल्स बोल्ट और जेस्ट, वहां पर एक अच्छी एक्सेप्टेंस आपने को देखने मिली। एक नई कॉम्पैक्ट सेगमेंट में पैसेंजर व्हीकल हाई एंड निकाली है इन्होंने, जिसका नाम पहले जिका था उसका चेंज करके टियागो किया है। उसमें भी मेरे ख्याल से काफी सफलता मिलने की गुंजाइश, और ग्लोबल मार्केट्स में जीएलआर को लेकर के काफी सफलता, नई जो प्रोडक्शन लाइनअप इन्होंने रखी थी और वहां पर से जो मॉडल उतारे उसको ध्यान में रखते हुए, तो ये दोनों ही कामकाज को देखते हुए मुझे लग रहा है कि एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है लंबी अवधि के नजरिए से। टाटा मोटर का शेयर और डीवीआर दोनों ही, और मेरे ख्याल से ग्लोबल आंकड़े आजकल में आने वाले हैं बिक्री के जीएलआर के। चलिए, तो डीवीआर और टाटा मोटर्स दोनों ही स्टॉक्स पर आज आपकी नजर होनी चाहिए। टाटा मोटर्स का डीवीआर वैसे 1 अप्रैल से निफ्टी 50 में भी शामिल हो रहा है, लेकिन लॉजिस्टिक्स कंपनियां भी आज फोकस में रहेंगी। डीआईपीपी ने जिस तरह से 100% एफडीआई ई कॉमर्स में, मार्केट प्लेस में देने की मंजूरी दी है, जो भी अनिश्चितताएं थी वो अब खत्म होती हुई दिख रही हैं। किरण, ये बताइए, चार्ट्स पर गति, टूरिज्म कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पटेल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स, कौन से वो स्टॉक्स हैं जो आपको अच्छे लग रहे हैं, जहां आप इंट्राडे के लिहाज से कोई पोजीशन लेना चाहेंगे?
टेक्निकली सबसे अच्छा टीसीआई है, जहां पे एक अच्छी मूव आपको देखने को मिल जानी चाहिए। एक अच्छा सपोर्ट है करीबन 270-275 रुपए के आसपास, और इसके ऊपर अगर निकलता कंसिस्टेंटली रहता है, और एक छोटा सा रेजिस्टेंस है करीबन 285 के ऊपर अगर निकलता है तो ये इजीली 310 तक अगले 4-5 ट्रेडिंग सेशंस में चला जाए। पर गति का स्टॉक देखें तो गति में ऐसा कुछ खास रुझान दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि एक अच्छी बेस बिल्डिंग प्रोसेस अभी चालू है, पर इसका कंफर्मेशन आएगा जब ये स्टॉक करीबन 117 के ऊपर चला जाए। तो 117 का के लिए वेट करें। 117 के ऊपर एक ब्रेकआउट आएगा, रेंज बाउंड का ब्रेकआउट, और उसका टारगेट करीबन 143 रहेगा। तो एक अच्छा रुझान आपको देखने को मिल जाएगा 117 के ऊपर। पर 105 से 117 एक अवॉइड कैटेगरी में यह स्टॉक रहेगा। 105 से 117 नो ट्रेड जोन है। 117 के ऊपर निकले गति में तभी तेजी करनी चाहिए, लेकिन लॉजिस्टिक्स शेयरों में आज एक मोमेंटम जरूर बन सकता है। बैंकिंग शेयरों पर भी नजर रखिए। रिजर्व बैंक ने बैंकों को नए फॉर्मूले पर लेंडिंग रेट तय करने के लिए कहा है। बैंकों को अब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंडिंग के आधार पर दरें तय करनी होंगी। इसको विस्तार से समझते हैं। बताने के लिए जुड़ चुके हैं हमारे बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या। प्रदीप, बताइए क्या है ये नया फॉर्मूला, कब से लागू हो रहा है? देखिए, MCLR यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट फॉर्मूला 1 अप्रैल से लागू होगा। ये बात हम काफी पहले बता चुके हैं और ये सबकी जानकारी में है। इसका हम इंतजार कर रहे हैं कि इस फॉर्मूले के लागू होते ही काफी सारे रेट्स कम होंगे। फ्लोटिंग रेट्स पे जो भी लोन मिलते हैं वो सस्ते होंगे और साथ ही काफी सारे लोन्स की दरें घटेंगी। ये 1 अप्रैल से होने वाला है। अब जो एक्सप्लेनेशन आया है वो क्या है कि ऐसे लेंडिंग, ऐसे सारे रेट्स जो कि फ्लोटिंग रेट पे नहीं दिए जा रहे हैं, उनका क्या होगा? ज्यादातर कारोबारियों को जो लोन मिलता है वर्किंग कैपिटल के तौर पे बैंकों से, वो फिक्स्ड रेट का लोन होता है। आपने 1 साल, 2 साल, 3 साल की क्रेडिट फैसिलिटी ली हुई है, ओवरड्राफ्ट के तौर पे लोन लिए हों या फिर वर्किंग कैपिटल के लोन लिए हों, ये सारे लोन के रेट बदलते नहीं हैं। आपने आज जिस रेट पे ले लिया, अगर 3 साल का लोन है तो 3 साल तक उसी रेट पे रहेगा। लेकिन ये रेट कैसे तय होंगे? ये रेट तय करने के लिए आपको फिर भी MCLR में आना पड़ेगा। ये बात यहां पर स्पष्ट कर दी है RBI ने कि 3 साल से कम अवधि का कोई भी जो लोन है उसकी रेट MCLR के बेसिस पर ही तय होगी। इसका मतलब क्या है कि पहले जो हम एवरेज कॉस्ट बेस्ड कैलकुलेशन करते थे, जो बेस रेट हम कैलकुलेशन करते थे, बेस रेट के मुताबिक जो आज की तारीख में लेंडिंग रेट बनता, MCLR के मुताबिक उससे कम रेट बनेगा। इसलिए इसका असर हमें देखने को मिलेगा कंपनीज के बोरोइंग कॉस्ट के ऊपर और बैंकों की मार्जिन के ऊपर भी। प्रदीप, ये बताएं फिर इन नए नियमों से किसको फायदा होगा और नुकसान किसे होगा? थोड़ा नुकसान होता हुआ बैंक्स को नजर आएगा और थोड़ा फायदा कंपनीज को। थोड़ा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी भी आपका ये लोन फ्लोटिंग रेट नहीं हो जाता, ये रहेगा फिक्स रेट ही। लेकिन आपने आज एक लोन लिया और फिर 6 महीने बाद आप दूसरा लोन लेने आए या कोई और जब लोन लेने आया, उस दिन जो MCLR रेट प्रिवेलेंट होगा वो उसके ऊपर लागू होगा। इसलिए आपका लोन अब हो सकता है कि जो बोरोवर है वो धीरे धीरे ट्रांचेस में लेना चाहें, अलग अलग फैसिलिटीज क्रिएट करना चाहे, या फिर उनके पास यह भी विकल्प खुला होगा कि अगर रेट कम हो रहे हैं तो वो स्विच करने की कोशिश करें। तो उस लिहाज से दबाव बनेगा। ये बात लेकिन यहां पर साफ तौर पे समझने की जरूरत है कि ये लोन फिक्स्ड रेट लोन ही रहेंगे। तो टू दैट एक्सटेंट एक बार तय होने के बाद फिर उस पर और ज्यादा दबाव आपको आगे जाते हुए दिखाई नहीं देगा। ये सारे लोन फ्लोटिंग नहीं हो जाते, इसलिए इसका इंपैक्ट लिमिटेड है, पर है तो नेगेटिव बैंकों के लिए और पॉजिटिव है बोरोवर्स के लिए। इसके आगे मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करेगा कि आप अपनी कॉस्ट कितनी कम कर सकते हैं। चलिए, तो कर्ज लेने वालों के लिए अच्छी खबर, बैंकों के मार्जिन पर थोड़ा सा दबाव जरूर देखने को मिल सकता है। शुक्रिया प्रदीप आपका इस एनालिसिस के लिए। और PSU बैंक शेयरों पर इस लिहाज से भी आज आपकी नजर होनी चाहिए क्योंकि काफी सारे बैंक्स हैं जो पूंजी जुटा रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया 1150 करोड़ रुपए जुटा रहा है, इलाहाबाद बैंक 690 करोड़, सेंट्रल बैंक 550 करोड़, आंध्रा बैंक 136 करोड़। तो काफी सारे बैंक्स हैं जो पूंजी जुटाने की मुहिम में लगे हुए हैं। क्या करना चाहिए आपको इन तमाम बैंकों में, इस पर बात करेंगे ब्रेक के उस पार। हमारे एक्सपर्ट्स का पैनल हमारे साथ बना हुआ। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है गौरांग शाह, जेके जैन और साथ ही किरण जाधव। कुछ और बेहतरीन पिक्स जो हमारे एक्सपर्ट्स लेकर आए हैं आपके लिए, उन पर राय ली जाए। केन इंडिया यहां पर शॉर्ट करने की राय है जेके जैन की तरफ से। सर बताएं क्यों बेचना चाहते हैं, क्या टारगेट्स हैं?
हाँ, अगर ओवरऑल देखिए तो स्टॉक काफी आउट परफॉर्म किया है इस सीरीज में, करीब 28 से 30% का मूव दिया है। पोजीशंस भी काफी हैवी पोजीशंस बिल्डअप हुई है, बट अगर देखिए क्रूड दोबारा दोबारा नीचे आने की दिखा है पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में। ये स्टॉक भी करीब टॉप पैटर्न बनाते हुए दिखा है, करीब 155-160 का एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन के आसपास है। तो आई थिंक एक करेक्टिव मूव देखने को मिल सकता है, और ये स्टॉक निफ्टी 50 से भी बाहर जा रहा है इफेक्टिव कल की ट्रेड से। तो आई थिंक एक सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल सकती है उसके बावजूद। तो एक शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म अगले कल के ट्रेडिंग तक आई थिंक वन कैन क्रिएट एक शॉर्ट पोजीशन। करीब 155 के आसपास ट्रेड हो रहा है। एक टाइट स्टॉप लॉस 158 का एक टाइट स्टॉप लॉस लाके शॉर्ट कर सकते हैं। नीचे के स्तर पर आई थिंक 148 to 150 का लक्ष्य होगा। ये फॉर द नेक्स्ट 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए ये। और अच्छा, एशियन पेंट्स जो आपने खरीदारी की राय दी, क्या उसकी भी वजह यही है कि क्रूड नीचे आ रहा है? एक तरफ से आई थिंक क्रूड भी नीचे आया है, और दूसरी तरफ से अगर स्टॉक देखिए आई थिंक एक दायरे में ट्रेड होता है, टिपिकली एक रेंज में मूव होता है। 840, 850 के नीचे के तरफ एक सपोर्ट लेता है, 900, 910 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेता है। तो कल के ट्रेड में देखिए आई थिंक अराउंड 850 के बाद सपोर्ट लेके स्टॉक ने एक अच्छा खासा मूव दिया है, और वहां पे एक अच्छी खासी लॉन्ग पोजीशन भी बिल्डअप देखने को मिली है। बहुत करंट सीरीज और नेट सीरीज दोनों साइड में एक लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप देखने को मिला है। तो आई थिंक स्टॉक सपोर्ट के आसपास है, रिस्क रिवॉर्ड वाइज भी काफी फेवरेबल है। एक 850 का एक टाइट स्टॉप लॉस लगा के इसमें बाय करने के लिए सलाह दूंगा, ऊपर में 880 का एक शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए। ओके, तो ये है राय 2 स्टॉक्स पर, कैन बेचे, एशियन पेंट्स खरीदे। एक और पिक है वो बताऊंगा मैं आपको, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम लेकर आएंगे आपके लिए बाजार का ओपनिंग एक्शन। बताएंगे कितनी मजबूती के साथ खुलेंगे बाजार, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी 2 दिनों की सुस्ती के बाद तेज उछाल के लिए तैयार होता दिख रहा है, और 7,650 के आसपास शुरुआत होती दिख रही एसजीएक्स निफ्टी में। और साथ ही रुपए की ओपनिंग पर रखेंगे नजर, वहां पर भी आज मजबूती के पूरे आसार हैं। देखेंगे एफआई ब्रोकरेज कहां नजर जमाए हुए हैं, और इन सबसे हटकर ट्रेडिंग पर होगा फोकस। जी हां, 20 टॉप ट्रेडिंग आइडियाज, आज की स्टॉक 2020 का रिकैप, पहला सौदा में छोटे से ब्रेक के बाद।